गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 22वां अध्याय, जिसका नाम है यात्रा। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 2 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में जाना, यात्रा के अनेक सारे कारणों के ऊपर चर्चा की। साथ ही साथ हम प्यारे से बच्चे सौरभ के साथ निकल चुके थे दिल्ली से राजस्थान भ्रमण पर, जहां हमने राजस्थान की गुलाबी नगरी यानी जयपुर शहर का भ्रमण कर लिया था और उसके बारे में उससे जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां हमने प्राप्त कर ली थी। अब बच्चों का ये जो दल था, जो दिल्ली से निकला था राजस्थान भ्रमण के लिए, इसने जयपुर का भ्रमण किया और जयपुर से निकल करके अब ये राजस्थान के कौन से जिले का भ्रमण करने जा रहे हैं, तो इनके साथ साथ हम भी निकलते हैं उसी भ्रमण पर। तो प्यारे बच्चों, जो जयपुर से निकला हुआ बच्चों का दल था वो अब जैसलमेर की सैर पर चल पड़ा है। तो इनके साथ हम भी पहुंचते हैं जैसलमेर और देखते हैं जैसलमेर कैसा है। तो देखिए बच्चों, जयपुर से रेल द्वारा अगले दिन जैसलमेर पहुंचे, यानी बच्चे बताते हैं, सौरभ बताता है कि जयपुर से हम निकल करके रेल से यात्रा करके हम जयपुर से जैसलमेर पहुंचे। बच्चों, यहाँ जैसलमेर में सोनार का किला सबसे प्रसिद्ध है, जिसकी इमेज को हम यहाँ देख पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सोनार किला पीले पत्थरों से निर्मित है। साथ ही साथ इस किले की यह विशेषता है कि इसमें पत्थर को जोड़ने के लिए किसी प्रकार के चूने की सहायता या सीमेंट की सहायता नहीं ली गई है। यहाँ पर पत्थर को पत्थर से सांचों के रूप में काट करके जोड़ा गया है। तो है ना कितना प्यारा और कितना विचित्र किला, सोनार किला। बच्चों, इसके अलावा साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो सोनार किला है वो एक धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग कैसे? अलग अलग प्रकार के दुर्ग होते हैं। कोई गिरी दुर्ग है, गिरी मतलब पहाड़ी, जो पहाड़ी पर स्थित होगा उसे गिरी दुर्ग कहेंगे। कुछ जल दुर्ग हैं, जैसे जो जल में होंगे उन्हें जल दुर्ग कहेंगे, जैसे गागरोन का किला। उसी प्रकार बच्चों, जो रेतीले प्रदेश में दुर्ग होता है उसे धानवन दुर्ग कहा जाता है, और जो सोनार किला है वो एक प्रकार का धानवन दुर्ग है। बच्चों ने यहाँ सोनार किले का भ्रमण किया है। साथ ही साथ देखिए बच्चों, यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र क्योंकि मैंने बताया ना, यहाँ चारों ओर रेत ही रेत है, जैसा कि इमेज में भी हम देख पा रहे हैं। पेड़ पौधे दिख ही नहीं रहे, चारों तरफ हमें रेत ही रेत दिखाई दे रही है। तो प्यारे बच्चों, आपने सोचा है अगर ऐसा रेतीला प्रदेश होगा तो वहां पर हमारे वाहन कौन से होंगे, किस वाहन से हम यात्रा का आनंद ले सकते हैं? तो ऐसा तो कौन होगा जो इस रेत के रेगिस्तान पर चले, ऐसा कौन होगा? तो हमने जाना था रेगिस्तान के जहाज के बारे में, और वो कौन होता है? वो होता है ऊंट। क्योंकि बच्चों, ऊंट इस रेत पर बड़ी आसानी से चलता है। जैसे पानी में पानी का जहाज चलता है, उसी प्रकार इस रेत के समंदर पर जो ऊंट है वो भी बड़ी आसानी से चल पाता है। क्योंकि ऊंट में ऐसे अनुकूलन होते हैं ना, उसे पानी की कम आवश्यकता होती है, उसके पैर गद्दीदार होते हैं जो इस रेत में धंसते नहीं है, और वो बड़ी आराम से चल पाता है। इसी वजह से बच्चों, यहाँ ऊंट लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि उसमें शरीर में ऐसे अनुकूलन होते हैं। उसके शरीर पर कुबड़ पाया जाता है जिसमें बसा होती है, जो आवश्यकता पड़ने पर पानी में रूपांतरित होकर के इसकी प्यास को बुझाती है। साथ ही साथ ऊंट एक बार में इतना पानी पी लेता है कि इसे कई दिनों तक पानी की आवश्यकता भी नहीं होती। इन सब कारणों से ऊंट यहाँ पर लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। अब ये जानवर यानी ऊंट यहाँ पर बिना पानी के बड़ी आसानी से रह सकता है, यहाँ पर उसको अच्छा लगता है, मतलब वो कंफर्ट फील करता है। तो बच्चों, इसका उपयोग भी यहीं पर किया जाएगा। इसीलिए देखो क्या किया जाता है, यहाँ पर ऊंट की सवारी की जाती है, और बच्चों ने भी यहाँ पर ऊंट की सवारी की। साथ ही साथ बच्चों, जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर फरवरी माह में मरु महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। और यहाँ पर मरु महोत्सव से जुड़ी हुई जो इमेज है उसे हम देख पा रहे हैं। कितनी सारी प्रतियोगिता होती होंगी ना, अलग अलग रंग बिरंगी जो पोशाकें हैं उनमें हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, ऊंट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, घोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अनेक सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, और इस प्रकार यहाँ पर फरवरी माह में मरु महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव के दौरान बच्चों, कई सारे देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर भाग लेते हैं। यानी हम समझ पा रहे हैं, ना केवल जैसलमेर के, ना केवल राजस्थान के, ना केवल इंडिया यानी भारत के, अपितु जो विश्व में अनेक सारे देश हैं वहां के लोग भी यहाँ पर भाग लेते हैं इस मरु महोत्सव में। यहाँ पर भाग क्यों लेते हैं, ऐसा क्या क्या होता है यहाँ पर? तो बच्चों, यहाँ पर इस मेले में बहुत सारी रोचक
प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे ऊंट की सजावट, ऊंट के पोलो खेल, मूंछ प्रतियोगिताएं, और हम कह सकते हैं विचित्र वेशभूषा, या हम कह सकते हैं श्रृंगार से जुड़ी हुई अनेक सारी सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। इन सब प्रतियोगिताओं में देश विदेश के जितने पर्यटक हैं वो भाग लेते हैं और इस मेले का आनंद उठाते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, जब बच्चों ने वहां पर कई सारे विदेशियों को राजस्थानी घाघरा चोली और रखड़ी चूड़लो आदि पहने देखा। बच्चों, घाघरा चोली राजस्थानी पोशाक है, वहीं पर जो रखड़ी और चूड़ला है वो राजस्थान के पारंपरिक आभूषण है। इसके अलावा अनेक सारे आभूषण और होते हैं, नाथ, टीका, बोला, सुरोलिया, ये सब अनेक प्रकार के हमारे पारंपरिक आभूषण हैं। तो बच्चों ने देखा कि कई सारे विदेशी थे यहाँ पर पर्यटक, वो भी राजस्थानी पोशाक पहने हुए थे और राजस्थानी आभूषणों से सजे हुए थे। साथ ही साथ बच्चों ने यह देखा कि कुछ ने हाथों पर गोदना भी गुदवा रखा था। गोदना मतलब जिसे हम कहते हैं टैटू बनवा रखे थे कईयों ने। तो ये सब बच्चों वो कार्य हैं जो इस मरु महोत्सव में देखे जा सकते हैं। तो बच्चों ने जैसलमेर का आनंद लिया, यहाँ पर मरु महोत्सव के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो क्यों ना हम भी प्राप्त जानकारी का उपयोग करें और कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। चर्चा कीजिए और लिखिए। चर्चा कीजिए और लिखिए में जो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, वो देखिए, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं ना। राजस्थान में अलग अलग प्रकार के जो पारंपरिक वस्त्र हैं वो पहने जाते हैं। तो जैसे घाघरा और चोली, आपके क्षेत्र में कौन कौन से पारंपरिक वस्त्र पहने जाते हैं, आपको उनके नाम यहाँ पर बताने हैं। जो पारंपरिक वस्त्र आपके यहाँ पर पहने जाते हैं बच्चों, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे देखिए, हमारे क्षेत्र में पहने जाने वाले पारंपरिक वस्त्र लहंगा, ओढ़नी, धोती, अंगरखा, पगड़ी इत्यादि हैं। ये सब वो पारंपरिक वस्त्र हैं बच्चों जो हमारे क्षेत्र में पहने जाते हैं। मैंने यहाँ पर इनके नाम लिखे। उसी प्रकार आप भी बताएंगे कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से पारंपरिक वस्त्रों को पहना जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, रखड़ी चूड़ला जैसे और भी पारंपरिक आभूषणों के नाम लिखिए। पाठ में हमने ये जाना था कि रखड़ी चूड़ले को भी धारण किया हुआ था कुछ विदेशी पर्यटकों ने, और हमने ये जान लिया था कि ये हमारे पारंपरिक आभूषण हैं। उसी प्रकार अन्य और आभूषणों के नाम भी आपको बताने हैं। तो बच्चों देखो, जैसे कड़े हों, बोरडा, हथफूल, पाजेब, बाजूबंद, हंसली, कमरबंद, नथ, टीका, सुरोलिया, ये सब अन्य पारंपरिक आभूषण हैं जो हमारे क्षेत्र राजस्थान में पहने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है हमारे क्षेत्र में पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषणों के बारे में। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, मरुस्थल में सवारी के लिए ऊंट का उपयोग अधिक क्यों होता है? क्यों हम ऊंट का ही अधिक उपयोग मरुस्थल में सवारी के लिए करते हैं? और इस प्रश्न पर हमने विस्तार से अध्याय में समझ बनाई थी कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तानी प्रदेश में बड़ी आसानी से रह सकता है, क्योंकि इसे पानी की कम आवश्यकता होती है। इसके पैर गद्दीदार होते हैं जो रेत में धंसते नहीं है, और इसके शरीर में ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके कारण ये मरुस्थल में बड़ी आसानी से जीवन गुजार सकता है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए ही मरुस्थल में सवारी के लिए ऊंट का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऊंट में रेगिस्तान में रहने के योग्य अनेक सारे अनुकूलन पाए जाते हैं। ऊंट अपने गद्दीदार पैर हैं, उनकी वजह से रेगिस्तान पर बड़ी आसानी से चल पाता है। इसे पानी की कम आवश्यकता होती है। इन सभी कारणों से मरुस्थल में सवारी के लिए हम ऊंट का उपयोग करते हैं। तो ये सब वो कारण हैं जिनके कारण मरुस्थल में ऊंट का उपयोग सवारी के कार्य में किया जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव से वहां के लोगों को क्या लाभ होते होंगे? जो बाहरी नागरिक आते हैं वो मनोरंजन करते हैं, उन्हें तो ये लाभ होता है, परंतु वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें मरु महोत्सव से क्या लाभ होता होगा बच्चों? तो देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात है, इस महोत्सव से उन लोगों का मनोरंजन होता है, साथ ही साथ वहां के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होता है ना। वो अनेक सारे व्यवसाय कर पाते हैं। वहां पर इतने सारे पर्यटक आते हैं, वो वहां से वस्तुएं खरीदते हैं, तो लोगों को अनेक सारे या अनेक प्रकार के रोजगार भी उपलब्ध होते हैं। ये सब वो फायदे हैं जो मरु महोत्सव से वहां के स्थानीय लोगों को प्राप्त होते हैं। तो देखा बच्चों, हमने बच्चों के दल के साथ जैसलमेर की भ्रमण किया, जैसलमेर का, और साथ ही साथ जानकारी प्राप्त की जैसलमेर की जो विशेषताएं हैं, वहां पर कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं,
वहाँ पर कौन सा किला है, वहाँ का वातावरण कैसा है, इन सब के बारे में हमने अच्छी समझ बना ली है। तो बच्चों का दल अब वहाँ से रवाना होगा, यानी जैसलमेर तो घूम चुके हैं। अब जैसलमेर से बच्चों का दल जिस जिले में या जिस जिले में पहुँचने वाला है वो है जोधपुर, और बच्चों का यह दल पहुँच चुका है जोधपुर में। बच्चों जोधपुर में है मेहरानगढ़, जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, यानी हम कह सकते हैं ये एक गिरी दुर्ग होगा, क्योंकि हमने जाना था ना पिछले भाग में, जो पहाड़ी पर होते हैं उसे हम गिरी दुर्ग कहते हैं। बच्चों इसे मयूर ध्वज दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों इसकी आकृति है वो मोर के समान हमें दिखाई देती है, इसीलिए इसे मयूर ध्वज दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर में। तो बच्चों का यह दल अब जैसलमेर से निकल करके और ये कहाँ जा रहा है? रेल के माध्यम से जोधपुर। इस यात्रा के दौरान इस रेलगाड़ी में उनके साथ कुछ स्थानीय लोग भी थे। बच्चों स्थानीय लोग मतलब वहां के रहने वाले। बच्चों साथ ही साथ देखिए उनकी भाषा समझने में मुश्किल हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि बच्चों हम समझ पाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोली या भाषा बोली जाती है। जिस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में पहनावा अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं, अलग अलग प्रकार का खान पान होता है, उसी प्रकार बच्चों अलग अलग क्षेत्रों में जो भाषा उपयोग में ली जाती है वो भी अलग अलग होती है। इसी वजह से दिल्ली के जो बच्चे थे उन्हें जैसलमेर से जोधपुर की यात्रा के दौरान जो वहां के स्थानीय निवासी रेल में मिले, उनकी भाषा को वो समझ नहीं पा रहे थे। जैसे उदाहरण देखिए, जब टिकट चेकर ने टिकट मांगा तो वे बोले हो लियोड़ो हैसा 5 जना हान एक टाबर। अब देखो बच्चों यहाँ की स्थानीय भाषा, जैसलमेर जोधपुर की जो स्थानीय भाषा है उसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। जब टिकट चेकर ने उन लोगों से, स्थानीय लोगों से टिकट के बारे में पूछा तो वो बोलते हैं हो लियोड़ो हैसा 5 जना हान एक टाबर है। अब बच्चों ये भाषा हमारे लिए भी थोड़ा समझना मुश्किल है ना। मतलब इस भाषा का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं? देखो वो कहते हैं हो यानी हाँ, लियोड़ो है सा, अरे सर लिया हुआ है, यानी हमने टिकट ले रखा है। 5 जना हान एक टाबर, 5 जना हाँ, हम कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, न एक टाबर और एक छोटा बच्चा हमारे साथ में है। तो देखो बच्चों कितनी बदल गई है भाषा। तो हम समझ पा रहे हैं कि जब हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो जो हमारी भाषा होती है या वहाँ की भाषा और हमारी भाषा के बीच का जो अंतर है वो बढ़ जाता है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। जैसे यहाँ पर इन स्थानीय लोगों ने बोला हो लियोड़ो हैसा 5 जनान एक टाबर। तो बच्चों के लिए ये भाषा समझना मुश्किल थी, परंतु उनकी यात्रा तो जारी रहती है। बच्चों जोधपुर में हम तांगे यानी घोड़ा गाड़ी में बैठ करके घूमे, यह एक मजेदार अनुभव था। बच्चों यहाँ पर यातायात के साधन घोड़ा गाड़ी के बारे में हमें समझ बनानी है, जिसे तांगे के नाम से भी हम जानते हैं। यह यातायात का वह साधन है जिसमें ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें पशु श्रम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ने यहाँ जोधपुर में अपनी यात्रा के दौरान, यानी जब वो जोधपुर पहुंच गए तो जोधपुर शहर का भ्रमण करने के लिए उन्होंने घोड़े गाड़ी का सहारा लिया, यानी यातायात के साधन तांगे का सहारा लिया। बच्चों साथ ही साथ बच्चों ने देखा कि यहाँ के अधिकतर भवन छित्तर पत्थर के बने हैं। छित्तर पत्थर एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, जैसे संगमरमर होता है, भैंसलाना में पाया जाने वाला काला संगमरमर होता है, यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। उसी प्रकार बच्चों जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो छित्तर पत्थर है उसकी खान बहुत बड़ी संख्या में है, यानी यह यहाँ पर जो पत्थर है छित्तर पत्थर वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसी वजह से जो यहाँ के अधिकतर भवन हैं वो इसी पत्थर से निर्मित किए गए। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि बच्चों आवास नामक अध्याय में हमने यह जानकारी प्राप्त कर ली थी कि जिस क्षेत्र विशेष में जो मतलब सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है भवन निर्माण की, वहां पर उसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इसी कारण यहाँ पर जो छित्तर पत्थर है वो जोधपुर में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसका जो दाम है वो भी सस्ता ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत आसानी से मिलता है। यहाँ पर ये इतनी अधिक उपलब्धता में है जिसके कारण इस यहाँ के जो ज्यादातर भवन है बच्चों वो इसी पत्थर से बनाए गए हैं। साथ ही साथ बच्चे हमें बताते हैं कि जैसलमेर और जोधपुर दोनों जगह दिन में बहुत गर्मी थी और रातें ठंडी थी। ऐसा कैसे हो गया बच्चों कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है इन दोनों जगहों पर और रात ठंडी है? प्यारे बच्चों, जहां हम ये जानते हैं कि जो रेत होती है वो सूर्य की उष्मा पाकर के जल्दी गर्म हो जाती है, साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो रेत होती है वो जल्दी ही
ठंडी होती है। इसी वजह से ये दोनों इलाके हैं जैसलमेर और जोधपुर के, ये रेतीले प्रदेश के इलाके हैं। यहाँ पर रेत की अधिकता है। दिन में सूर्य की गर्मी के कारण ये रेत जल्दी गर्म हो जाती है, जिसके कारण यहाँ गर्मी का अनुभव होता है, और रात्रि में चंद्रमा की शीतलता में ये रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर रातें ठंडी होती हैं। और यही वो कारण है कि बच्चों को ये पता चला कि यहाँ जैसलमेर और जोधपुर दोनों जगहों पर दिन में गर्मी रहती है ज्यादा और रात्रि में ठंड अधिक हो जाती है। बच्चों, साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए, जिस प्रकार जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, उसी प्रकार जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर बच्चों के साथ में हमने जैसलमेर का भ्रमण कर लिया, जोधपुर का भ्रमण कर लिया। जब हम इतना कुछ सीख चुके हैं इस भ्रमण से, तो क्यों ना इस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास भी कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे चर्चा कीजिए और बताइए। प्यारे बच्चों, चर्चा कीजिए और बताइए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए, मरुस्थल में दिन रात से ज्यादा गर्म क्यों होते हैं? और इसके बारे में तो हम सीख ही चुके हैं। क्या सीखा था हमने? कि रेत जल्दी गर्म तथा जल्दी ठंडी होती है। इसी कारण मरुस्थल में सूर्य की गर्मी के कारण दिन में रेत गर्म हो जाती है तथा रात्रि में जल्दी ठंडी हो जाती है। इस कारण से मरुस्थल में दिन की तुलना में हम कह सकते हैं कि रात को ठंड ज्यादा होती है, या हम ये कह सकते हैं कि दिन रात से ज्यादा गर्म होते हैं। तो हाँ, यहाँ हमने जाने रेत के कुछ विशेष गुणों को, जिसके कारण किसी क्षेत्र विशेष का जो मौसम है वो भी परिवर्तित होता हुआ महसूस होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, आप यदि किसी जानवर चलित गाड़ी में बैठे हैं तो अपने अनुभव सुनाइए। बिल्कुल बच्चों, मैं कई बार बैलगाड़ी में बैठा हूँ, कई बार मैं ऊंट गाड़ी में बैठा हूँ, और इसके आनंद हमें एक अलग ही आता है। ये बड़ी धीरे धीरे चलती है, जिसके कारण हम आसपास के दृश्यों का बड़ी मजे से अनुभव ले पाते हैं। जहाँ पर हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन फटाक से चलती है, जोर जोर जल्दी जल्दी चलती है ना, स्पीड खूब होती है, तो हमें पास के दृश्य इतने अच्छी तरह से देखने को नहीं मिलते। वहीं पर बच्चों, ये जानवर चलित जो गाड़ियां हैं, चाहे वो हमारी ऊंट गाड़ी हो, बैलगाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो, ये बड़ी नॉर्मल स्पीड से चलती है, जिसके कारण हम आसपास के दृश्यों का अनुभव कर पाते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, जोधपुर में भवन छीतर के पत्थर से क्यों बने हैं? क्या कारण है कि जोधपुर में बनने वाले जो भवन हैं वो छीतर पत्थर से बने हुए हैं? यानी यहाँ पर छीतर पत्थर से निर्मित भवनों की संख्या अधिक है। और बच्चों, हमने जान लिया था कि जोधपुर के आसपास छीतर के पत्थरों की खान बहुत ज्यादा संख्या में है। इस कारण ये पत्थर यहाँ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसकी जो कॉस्टिंग है, यानी इसका जो मूल्य है, वो भी कम होता है। इन सभी कारणों के कारण जोधपुर के जो अधिकतर भवन हैं वो इसी पत्थर से निर्मित किए गए हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, क्या आपने किसी खान से पत्थर निकलते देखा है? वहां किस तरह का पत्थर निकलता है? बच्चों, जब मैं किशनगढ़ जाता हूं या किशनगढ़ गया हूं तो मुझे पता चलता है, या मैंने देखा है वहां से खान से पत्थर निकलते हुए। और यहाँ पर एक सफेद रंग का पत्थर निकलता है जिसे कहा जाता है संगमरमर, जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से या जिसका उपयोग किया गया है ताजमहल को बनाने के लिए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने भी अगर किसी खान से पत्थर निकलते हुए देखा है तो उसके बारे में बताएंगे, और वहां से कौन सा पत्थर निकलता है ये भी आप यहाँ पर बताएंगे। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए सुंदर महलों, किलों आदि की देखभाल कर सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है? बच्चों, ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई हैं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। इनकी देखभाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें उस समय का जो गौरव है उसके बारे में बताती हैं। साथ ही साथ बच्चों, जो ये ऐतिहासिक इमारतें हैं ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, हमें इन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिनसे हमें प्राचीन संस्कृति का पता चलता है। अतः इनकी देखभाल कर इन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। तो देखा बच्चों, आपने आज की इस कक्षा में हमने बच्चों के साथ भ्रमण किया जोधपुर का, जैसलमेर का, और इन दोनों जगहों के बारे में हमने कितनी सारी जानकारियां प्राप्त की हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।